हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक अपन लोगों के पास स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अभी तक अपन लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स या फिर अपन बात करें तो किरण प्रकाशिकी में अभी तक अपन लोगों ने क्या बात करी? अपन लोगों ने एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन पे बात करी। ठीक, प्रकाश के परावर्तन में अपन लोगों ने क्या देखा? प्रकाश के परावर्तन को अपन लोगों ने एक तरीके से प्लेन मिरर, समतल दर्पण से उसको एक्सप्लेन करा। अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन पे बात करी थी कि जो रिफ्लेक्शन होता है इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इट मींस जो अपन लोगों के पास परावर्तन होता है वो सभी प्रकार की परावर्तक सतह के लिए क्या होता है, अपन लोगों के पास वैलिड होता है या फिर मान्य होता है। तो अब अपन लोग प्लेन मिरर के लिए तो बात कर चुके हैं कि किस किस तरीके से जब किसी भी प्लेन मिरर पे या समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने क्या करा? मिरर को पहले एंगल थीटा से रोटेट करा, फिर इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट करा, फिर अपन लोगों ने वहां पे किस किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है उस पर बात करी, कितना डेविएशन होता है उन सब पे बात करी। और वही की वही सारी बातें अपन लोग किसके लिए बात करेंगे? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के लिए अपन लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। छोटी क्लासेस में आप लोग सब पढ़ के आएंगे दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी औपचारिकता तो अपन को करनी पड़ेगी। एक बार जो भी बेसिक टर्म अपन लोगों के गोलीय दर्पण में, स्फेरिकल मिरर में यूज होती है, उन सारी बेसिक टर्म्स पे अपन लोग आज क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक, अब आप सबको पता होता है कि जो आप लोगों के पास स्फेरिकल मिरर होता है किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। ये अपन लोगों के पास एक तरीके से होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर होता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा अपन लोगों के पास होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर होता है, ठीक है ना। पारदर्शी खोखला गोला होता है अपन लोगों के पास, इस तरीके से एकदम पारदर्शी खोखला गोला होता है ना। जैसा अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इस तरीके से पूरा एक गोला है अपन लोगों के पास, पूरा एक गोला इस तरीके से पूरा एक गोला है। ठीक, अब अपन क्या करते हैं कि इस पार्ट में से, इसमें से छोटे छोटे इस तरीके का एक सेक्शन ले, देखना आप लोग, एक सेक्शन इधर से कट कर दिया मैंने और एक सेक्शन इधर से कट कर दिया। आगे बात में बाकी सब हटा के अब मेरे पास जो रिमेनिंग जो लेता हूँ मैं वो ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। जैसे इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं अपन। अपन ने इतना पार्ट ले लिया इसमें से, ठीक, और यहाँ पर भी अपन लोगों ने इतना ही पार्ट ले लिया, डाल डाल पारा, बाकी सब हटा दिया। ठीक, अब अपन ने क्या करा, इस वाले पार्ट में अंदर की तरफ इस तरीके से कोटिंग कर दी, अंदर की तरफ इस तरीके से कोटिंग कर दी, ठीक है ना। अपने पार्ट ट्रांसपेरेंट था, अब अपन ने एक तरफ इसके क्या कर दी? कोटिंग कर दी। तो अब अपन ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अंदर वाला जो सरफेस है, अंदर वाला सरफेस मेरे पास एक तरीके से क्या हो गया? पॉलिश्ड सरफेस हो गया कि नहीं हो गया? और जो आउटर सरफेस है ये एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक, इसमें मैंने क्या करा, इसमें तो मैंने क्या करा? इनर पार्ट में कोटिंग करी, इसमें मैं क्या कर देता हूँ? आउटर पार्ट में इस तरीके से कोटिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे इसमें जो आउटर पार्ट है वो एक तरीके से मेरे पास क्या हो गया? पॉलिश्ड सरफेस हो गई कि नहीं होगी। और जो इनर पार्ट है वो इनर पार्ट एक तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कि नहीं होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एक मिरर तो मेरे पास ऐसा है, एक मिरर तो मेरे पास इस तरीके से, ठीक, जिसके आउटर पार्ट में इस तरीके से कोटिंग हो रही है, ठीक, या इसको ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, बात तो एक ही। आगे बस में, और एक मेरे पास इस तरीके का है जिसके इनर पार्ट में कोटिंग हो रही है। अब इसको चाहे ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, आगे बस में। तो आप सबको पता होता है कि अगर जिसमें आउटर इधर इस वाले पार्ट में तो कोटिंग हो रही है और जो ये वाला सरफेस है, इधर वाला जो सरफेस है, इसमें इधर वाला जो सरफेस है एक तरीके से क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
ठीक है ना, परावर्तक सतह। और आप सबको पता होता है कि अगर सपोज इनर सरफेस, अब दो सरफेस है यहाँ पे, एक तो ये वाली इनर सरफेस और इधर वाली आउटर सरफेस। अब आउटर सरफेस तो क्या हुई है, ठीक है ना, एक तो अंदर वाली सतह, एक बाहर वाली सतह। अब इनर सरफेस तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। और जो बाहर वाली सरफेस है, ये जो बाहर वाली सतह है, ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, पॉलिश्ड है। और ऐसी कंडीशन पे आप सबको पता है कि अगर सपोज इनर सरफेस अगर आप लोगों के पास क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है ना, अंदर वाली सतह अगर आप लोगों के पास परावर्तक सतह होती है, तो ऐसी कंडीशन पे जो मिरर आप लोगों के पास बनता है, उस मिरर को आप लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, कॉनकेव मिरर। अरे बस में। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इनर पार्ट में कोटिंग हो रही है, दोनों तरफ देख लो आप लोग, और जो आउटर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज आप लोगों के पास आउटर जो सरफेस है अगर वो रिफ्लेक्टिव होती है, तो ऐसी कंडीशन पे वो लेंस आप लोगों के पास कौन सा लेंस होता है, एक तरीके से कॉन्वेक्स, सॉरी कौन सा मिरर होता है आप लोगों के पास, कॉन्वेक्स मिरर होता है। आई नहीं बात समझे आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अपन को सिंपल से याद रखना। आप देखो कॉनकेव मतलब क्या होता है, गुफा, मतलब जब अंदर जाए, तो देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, अरे बस में थोड़ा सा केव की फॉर्म में ये। तो ऐसी कंडीशन पे अपन इसको क्या बोल दिया, कॉनकेव मिरर, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, एक तरीके से कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। आई बात समझे आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास यहाँ पे दो मिरर बने, एक तो बना अपने पास कॉनकेव मिरर और एक अपने पास बना कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी वो कॉनकेव होगा, और जिसमें आउटर सरफेस बाहर वाली सतह अगर आप लोगों के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, मतलब परावर्तक सतह होगी, तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। आगे पास में। तो ऐसी कंडीशन पर अपन अब इसको मैं यही लिख देता हूं, ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, ये आप लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आगे बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट, अब आप सबको पता है कि ये जो दोनों मिरर है, ठीक है ना, ये जो दोनों मिरर है, ये जो दोनों मिरर है, ये एक किसी स्फीयर का पार्ट है कि नहीं, और जिस भी गोले का ये पार्ट है, उस गोले का अपना खुद का एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, और इस सेंटर को ही अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलते हैं। कि जो भी अपन लोगों के पास गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, वो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र होता है, वही आप लोगों के पास क्या होता है, एक तरीके से वक्रता केंद्र होता है। इट मींस जो भी स्फेरिकल मिरर है, वो स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो फैक्ट है कि अगर ये स्फीयर तो इसका कोई ना कोई रेडियस डेफिनेटली होगा, और ये आप लोगों के पास इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बस में। तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझे आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट अपन लोगों के पास होता है पोल। अब पोल को जनरली अपन एक जनरल इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो भी आप लोगों के पास मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, तो जो भी आप लोगों के पास मिरर हो, उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगा, पोल होता है। कि जो भी आप लोगों के पास कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, वो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगा, पोल होगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये लाइन आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होती है, ये आप लोगों के पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है आप लोगों के पास, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष होती है। अरे बात सुनिए, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसी को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखना हो आप लोग, आप सबको पता होना चाहिए एक तरीके से ये स्फीयर, और इस स्फीयर का सेंटर आप लोगों के पास से, और इस सेंटर से अगर अपन, अब फैक्ट है कि स्फीयर है, तो इससे अपन जो भी लाइन सरफेस पे जाके ड्रॉ करेंगे, जो भी लाइन सरफेस पे जाके ड्रॉ करेंगे, सतह पे जाके, मतलब सतह पर कोई लाइन अगर अपन डालेंगे, तो हमेशा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। क्योंकि जो भी आप लोगों के पास स्फीयर होता है, गोला होता है, उसके केंद्र से सतह पर या सरफेस पे जो भी लाइन आप डालते हो, वो हमेशा
कैसे काटती है? हमेशा परपेंडिकुलर, लंबवत काटती है हमेशा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो ये अपन लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक, पोल अपन लोगों के पास होगा कि जो भी मिरर होगा उसका मिड पॉइंट क्या होगा आप लोगों के पास, ठीक है ना, पोल होगा। इसको अपन बोल देते हैं कि ये मिरर यहां से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है? एन तक। कहां तक स्टार्ट है? एम से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है? एन तक। तो ऐसी कंडीशन पे जो एम और एन होगा इसको अपन एक तरीके से क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन लोगों के पास? अपर्चर। अपर्चर एक तरीके से नॉर्मली अगर अपन बात करें तो वो सेगमेंट, इस पूरे सिस्टम में केवल इतना ही सेगमेंट, सुना ढंग से, लेकिन इस पूरे सिस्टम में केवल इतना ही सेगमेंट क्या करेगा? इस पर जो भी लाइट इंसिडेंट होगी, जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, केवल इतना पार्ट ही क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। बाकी अगर सपोज लाइट इसके ऊपर अगर आती है तो सीधे निकल जाएगी, इस एन के नीचे अगर आती है तो सीधे निकल जाएगी। इस वाले पार्ट में भी देखो इतना सेगमेंट ही क्या करेगा? या एम से लेके एन तक का सेगमेंट ही आप लोगों के पास क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है ना। केवल इतना भाग ही आप लोगों का क्या करेगा? परावर्तन की जो भी घटना है उसमें भाग लेगा, बाकी तो लेगा ही। तो ऐसी कंडीशन पे जितना भाग, जितना एरिया, जितना सेगमेंट आप लोगों का रिफ्लेक्शन के फेनोमेना में पार्ट ले रहा है, ठीक है ना, भाग ले रहा है, तो वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है? उसका अपर्चर। कि केवल इतना भाग, इसका इतना पार्ट ही इसका क्या कर सकता है? रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कर सकता है। उसी को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। आई बात समझ आप लोगों को? एक बार देख लो जल्दी से। ठीक है, अब एक टॉपिक पर और अपन लोग यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब ये पूरा एक स्फीयर है, अब इसमें तो अपन को एक सर्कल जैसा नजर आ रहा है, एक वृत्त जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरा एक सर्कल ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब आप बहुत ध्यान से देखना, इस सर्कल को बिल्कुल मैं ऐसा कट करता हूं बीच में से, ये सर्कल है, अब मैं इसको बिल्कुल ऐसा कट करता हूं और ऐसे कट करके मैंने इसका एक पार्ट हटा दिया। अब जैसे मैंने एक पार्ट हटा दिया तो आपको केवल अभी ये वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो कि अभी तक अपन लोगों ने ऐसे शो कर रखा है, इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये पूरा एक स्क्वायर है कि नहीं? और इसको अगर मैं सामने से शो करूंगा तो आपको ये पूरा का पूरा एक इस तरीके से सर्कल नजर आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं इस सेगमेंट को केवल इतने से पार्ट को मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कॉनकेव मिरर मेरे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देखना आप लोग। इसका इनर पार्ट क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा, और आउटर पार्ट में इस तरीके से कोटिंग होती है कि नहीं होती है? ये तो साइड में से देखना इसलिए ऐसा दिखा है, और अगर इसको बिल्कुल फ्रंट से सामने से आके देखूंगा तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल नजर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। तो अब फैक्ट है कि जो भी आप लोगों के पास ये सर्कल बन रहा है अपन लोगों के पास, ठीक, तो इस जो भी ये अपने पास पार्ट है, ये किसी ना किसी बहुत बड़े स्क्वायर का पार्ट होगा, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा? यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? ठीक, और यहां से अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ठीक है ना, अब सी से कहीं पर भी, चाहे आप यहाँ पे लाइन डालो इस तरीके से, चाहे आप यहाँ पे लाइन डालो, चाहे कहीं पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करो, ये हमेशा कितना होगा? आर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी कंडीशन पे फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आप लोगों के पास होगा, ये एक तरीके से आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा? और आपको ध्यान से देखना कि ये जो अपन लोगों के पास ये जो सर्कल बना है, ये जो सर्कल बना है, इसके इस सेंटर से और यहाँ तक ये भी तो एक रेडियस होगा कि नहीं होगा? और इसको अपन यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर से। और ये जो स्मॉल आर है, ये आप लोगों के पास क्या होता है? रेडियस ऑफ अपर्चर। देखो इतना वाला पार्ट अपर्चर, ये वाला पार्ट अपर्चर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो अपन इसको साइड व्यू देखे इसलिए अपन को एक लाइन जैसा नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल फ्रंट से देखूंगा तो ये मुझे एक स्क्वायर नजर आएगा कि नहीं? एक सर्कल नजर आएगा कि नहीं आएगा? और सर्कल का अपना खुद का एक रेडियस होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी कंडीशन पे उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अपर्चर। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अब फैक्ट है, देखना, रेडियस ऑफ अपर्चर जितना बड़ा होगा, रेडियस ऑफ अपर्चर जितना बड़ा होगा, अब फैक्ट है कि अब मान लो कि यहां से लेके यहां तक के रेडियस ऑफ अपर्चर है। अब अगर इसको, इस वाली लाइन को मैं अगर एन को नीचे शिफ्ट करता जाऊं तो देखो रेडियस ऑफ अपर्चर बढ़ता जाता है।
अगर रेडियस ऑफ अपर्चर बढ़ता जाएगा तो आप देखो मिरर का साइज बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो रेडियस ऑफ अपर्चर होता है ना, ये एक तरीके से अपन को मिरर के साइज के बारे में बताता है। अब रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है ना, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो अपर्चर का मतलब होता है द्वारक, ठीक है ना। अपर्चर का जो मतलब होता है वो होता है द्वारक। द्वारक मतलब कि कितना हिस्सा या कितना पार्ट या कितना भाग रिफ्लेक्शन की घटना में भाग ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं रेडियस ऑफ अपर्चर की बात करता हूं तो अपर्चर जितना ज्यादा होगा तो फैक्ट है कि उतना ही भाग क्या लेगा, रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में भाग लेगा कि नहीं लेगा। तो फैक्ट है वो तभी तो पॉसिबल है जब आप लोगों का मिरर का साइज बड़ा हुआ। तो एक तरीके से जो रेडियस ऑफ अपर्चर होता है ये अपन लोगों को मिरर की साइज के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि रेडियस ऑफ अपर्चर जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा, और रेडियस ऑफ अपर्चर जितना कम होगा उसका साइज उतना ही आप लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से कम होगा। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को? देख लो फटाफट से इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। देखना आप लोग, अब अपन बात करते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ पर। फोकस एंड फोकल लेंथ पर, ठीक। लेकिन फोकस और फोकल लेंथ पर बात करने से पहले अपन लोग बात करते हैं पैरा एक्सियल रेस पर। मतलब अगर मैं बात करूं तो उपाक्षीय किरण पर। आगे बस में तो ऐसी कंडीशन पर जब भी अपन पैराक्सियल रे के लिए बात करते हैं, ठीक, और एक अपन लोग बात करेंगे मार्जिनल रेस, मतलब पराक्षीय किरण। ये दो तरीके की किरण के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आगे बस में अब इसको बहुत ध्यान से देखना। अपन यहाँ पे ले लेते हैं कॉनकेव, इस तरीके से कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। आगे बस में तो ऐसी कंडीशन पे एक होता है पैराक्सियल रेस और एक होता है आप लोगों के पास मार्जिनल रेस, मतलब पराक्षीय किरण। अब आप देखना अपने पास दो तरीके की किरण होंगी। अब ये जो होता है, अब आपको पता है कि ये तो आप लोगों के पास क्या हो गया, पोल, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, पोल। पोल मतलब अगर मैं बात करूं तो ध्रुव हो गया, ठीक। और ये जो भी कॉनकेव मिरर है ये किसी न किसी स्फीयर का, एक गोले का भाग होगा और उसका ये सेंटर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये जो लाइन है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को आपस में जोड़ती है, उस लाइन को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं बात करूं तो मुख्य अक्ष। तो यहां पर अपन लोग क्या करते हैं कि दो तरीके की रेस होती हैं, एक तो होती है पैराक्सियल रेस और एक होती है मार्जिनल रेस। अब जो पैराक्सियल रेस होती हैं, पैराक्सियल रेस वो रेस होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास से गुजरती है, इस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल पास से गुजरती है। ये आप लोगों के पास पैराक्सियल रेस होती है। और एक होती है मार्जिनल रेस जो कि नाम से बता पराक्षीय, मतलब अक्ष से थोड़ा दूर होगी, मतलब दूर से गुजरेगी, इस तरीके से। तो ये वाली जो रेस होती है, ये डिस्टेंस भी मैंने आपको बहुत बता दी है, ये बिल्कुल एकदम, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो और ज्यादा पास होती है। अरे बस में तो ये तो आप लोगों के पास होगी एक तरीके से पराक्षीय और ये होगी आप लोगों के पास उपाक्षीय। तो यहां पर अपन लोग क्या करते हैं कि अपन लोग किसी भी तरीके का कोई एरर ना है, और ये रीजन होता है कि किसी तरीके का कोई एरर ना है, इसलिए अपन लोग यहां पे जो भी पढ़ेंगे वो कौन सी किरण पढ़ेंगे, अपन हमेशा पैरा एक्सियल रेस पढ़ेंगे। और पैरा एक्सियल रेस के लिए जब भी अपन बात करेंगे तो जो आप लोगों के पास आपतन कोण होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद करो आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास हमेशा क्या होगी, वेरी स्मॉल। क्या होगी आप लोगों के पास, वेरी स्मॉल। अगली बात समझ आप लोगों को,
ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा, आप लोगों के पास वेरी स्मॉल होगा। आगे बस में, जबकि मार्जिनल रे के लिए जो आपतन कोण का मान होगा ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, लार्ज होगा। अब क्यों होगा ये बहुत ध्यान से देखना आप लोग। आप सबको पता है कि अगर मैं बात करता हूं तो अगर सेंटर से कोई भी लाइन पास होती है तो फैक्ट है कि वो एक तरीके से परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी कि नहीं होगी, लंबवत आपतित होगी कि नहीं होगी। और आप सबको पता होता है कि अगर ये आप लोगों के पास एक मिरर है और ये आपका नॉर्मल है, अगर प्रकाश की किरण रे अगर नॉर्मल पर आती है तो नॉर्मल पे ही लौट जाती है। इट मींस अगर जो रे इस पे आ रही है इसी पे लौट जाएगी। अब जो पैराक्सियल रे वो तो एकदम क्या है, इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास में है कि नहीं, और मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास में, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में, तो फैक्ट है कि यहां से जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, यहां से जो एंगल बनेगा वो एंगल एक तरीके से क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बस वेरी स्मॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही, और प्रिंसिपल एक्सिस के पास है तो ये वाली जो रे, ये जो किरण है, ये अप्रॉक्स इस पे जब इंसिडेंट होगी तो लगभग 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होगी कि नहीं होगी आप लोगों के पास, लगभग। लेकिन अब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, अब मान लीजिए कि ये वाली रे, ठीक, ये ऐसे इंसिडेंट हुई, अब इसका नॉर्मल ढूंढो, इसका अभिलंब, तो अभिलंब कहां से अपन को मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि अपन यहां से जो भी एक लाइन बनाएंगे वो हमेशा सरफेस पे लंबवत जाके गिरेगी, परपेंडिकुलर जाके गिरेगी। और आपको पता होता है कि आपका जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना कि नहीं बना, तो फैक्ट है कि अब देखो आई बड़ा है तो बड़े से जाएगी कि नहीं जाएगी। तो जितना दूर जाता जाएगा आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोगों का क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जितना ये रे पास आती जाएगी आप खुद देख लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोगों का क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अरे बस समझे आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अपन यहाँ पर एरर को बिल्कुल कम करने के लिए अपन यहाँ पे जो भी रेज लेंगे वो कौन सी रेज होंगी आप लोगों के पास, पैराक्सियल रेज। अब जब अपन डेरिवेशन करेंगे तो अपन इस तरीके से ये मिरर बनाएंगे और रे को दूर से ही पास करेंगे, लेकिन ये केवल आप लोगों को दिखाने के लिए दूर से पास कर रहा हूं, लेकिन ये होगी कौन सी रे, ये आप लोगों के पास पैराक्सियल रे होगी। दूर से इसलिए पास करूंगा, दूर से इसलिए गुजारूंगा, क्यों, ताकि जो भी डेटा मैं यहाँ पे, जो भी नोटेशन यहाँ पे दूं, जो भी यहाँ पे डेटा लिखूं, वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। आगे बात में, तो यहां पर अपन हमेशा याद रखना है कि जब भी अपन पैराक्सियल रे की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोगों के पास क्या होगा, वेरी स्मॉल। इसको इस तरीके से समझ लो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, 5 डिग्री से। और इस वाले केस में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन कितना जाएगा आप लोगों के पास, 5 डिग्री हो जाएगा। आगे बस में इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखना आप लोग, ठीक है, देखना आप लोग, आप खुद देखेंगे इस चीज को, खुद नोटिस करेंगे। मान लीजिए कि ये अपने पास कॉनकेव मिरर है, ठीक, अब एक रे को अपन बिल्कुल दूर से, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष होगी, एक रे को बिल्कुल दूर से भेजते हैं, यहां से एक रे आई, मिरर पे गिरी, मिरर पे गिरते ही सबसे पहले क्या ढूंढना है अपन को, नॉर्मल कैसे मिलेगा, ठीक, ये आप लोगों का हो गया पोल, ये हो गया आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। आपको पता है कि वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन अगर आप सरफेस पे डालोगे, सतह पे डालोगे तो लंबवत जाएगी, तो आप इस तरीके से एक लाइन डाल दो इधर, इस तरीके से। अब ये आपके पास आई बना कि नहीं बना, अब आप इस एंगल को देखो आई बन, तो रे जितने से आएगी उतने से ही लौटकर वापस चली जाएगी, ये चली गई, ठीक। अब एक रे को अपन लेते हैं बिल्कुल इधर पास से लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, ठीक। अब ये इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होते ही सबसे पहले क्या ढूंढेगी ये किरण, ये रे, नॉर्मल, और नॉर्मल कहां से मिलेगा, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से। अब आप देखो ये एंगल कितना बना आप लोगों के पास, आई बना कि नहीं बना, I2 बोल देते हैं इसको अपन, ठीक। अब आप देखो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है कि नहीं, और फिर जो रे वो कम एंगल से जाएगी कि नहीं जाएगी, इस तरीके से, ठीक। तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना बनेगा, I2। अब जितना ज्यादा, अब आप खुद देखो, जितना ज्यादा पास जाते जाएंगे ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली नीचे की शिफ्ट होती जाएगी, और नीचे शिफ्ट होती जाएगी तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगा आप लोगों के पास, डिक्रीज होने लग जाएगा कि नहीं होने लग जाएगा। तो अपन जो रे यहाँ पे लेंगे, अब इसको अपन इजीली बोल सकते हैं कि ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गई, ये आप लोगों के पास पैराक्सियल रेज हो गई, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ये आप लोगों के पास मार्जिनल रे हो जाएगी। फिलहाल बात समझ में ही नहीं है। तो अपन को जितने भी डेरिवेशन करने हैं उसमें हमेशा क्या यूज करना है, अपन लोगों को पैरा एक्सियल रेज यूज करना है। अगर अपन दूर भी बना रहे हैं तो केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए वो रे को मैं क्या बना रहा हूं, दूर बना रहा हूं, लेकिन है कौन सी, वो पैरा एक्सियल रेज है। आई बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखना अब आप लोग,
अब अपन बात करते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ। आप लोगों को पता है कि फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, कि अगर आप लोगों के पास कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और अगर सपोज आप लोगों के पास रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु से गुजरती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से फोकस बोलते हैं, ठीक है ना, मुख्य फोकस बोलते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आई बात में। लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना आएगा, इसको किस तरीके से डिफाइन करा था वो अब आप लोग देखना, ठीक। एक चीज और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरे पास एक तरीके से कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है। अब आप देखना, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहां पर ये रे ऐसे गिरी, ये अगर मैं ये पॉइंट पी है मेरे पास, तो इस तरीके से एक परपेंडिकुलर अगर मैं यहां पे लेता हूं सपोज एन, और ये पी, तो दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मार्जिनल रे होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास जाएगी कि नहीं जाएगी, इस तरीके से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास जाएगी कि नहीं जाएगी, और यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर लूंगा तो वो बिल्कुल बिल्कुल किस पर आ जाएगा, पी पर आ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां पर आप बहुत ध्यान रखना बेटा, मैं कौन सी रे ले रहा हूं, कौन सी रे ले रहा हूं, पैराएक्सियल रे। और पैराएक्सियल रे से जब मैं परपेंडिकुलर लूंगा, लंबवत लूंगा, किस पे, मुख्य अक्ष पे, वो पॉइंट जो आएगा आप लोगों के पास, सपोज वो पॉइंट आया कितना, एन डैश, तो देख लो, आप खुद देख लो कि एन डैश और पी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप्ड है। क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और ये इसका वक्रता केंद्र है, तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना होता है, आर होता है कि नहीं होता है। तो आप लोगों के पास सी पी इक्वल टू कितना हो गया, आर। लेकिन इस वाले केस में मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकता हूं सी एन डैश। तो सी एन डैश इक्वल टू सी पी इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, आर, क्योंकि जो एन डैश है ये अप्रोक्स ओवरलैप्ड होगा किस पर, पी पर, क्योंकि जितना जितना अपन पैराएक्सियल रे। अब अपन बात करते हैं फोकस एंड फोकल है। अब फोकस आप सबको पता होता है कि फोकस वो बिंदु है या फिर वो पॉइंट है कि जब अपन लोगों के पास पैराएक्सियल रेज, ठीक है ना, उपाक्षीय किरण, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर, मुख्य अक्ष के समांतर आकर, ठीक है ना, मिरर पर इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, मिरर पर, दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से पास होती हैं, या जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, या फिर अपियर टू मीट होती हैं, या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। तो अब अपन बात करें, और आप सबको पता था कि फोकस बिंदु और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं कि किस तरीके से फोकस को डिफाइन करा। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, अपन यहां पर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक। ये अपन लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। ये अपन लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब ये अपन लोगों की मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। अब जो रे अपन लोग यहां पे ले रहे हैं, वो कौन सी रे लेंगे अपन लोग, पैराएक्सियल रे लेंगे, ठीक है ना, उपाक्षीय किरण लेंगे, जो कि बिल्कुल मुख्य अक्ष के क्या होगी, पास में होगी। लेकिन अब इस रे से तो मैं आप लोगों को डेरिवेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो ये रे यहां पर मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो अब इस रे को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, लेकिन है ये कौन सी रे, आप लोगों के पास ये पैराएक्सियल रे ही है। अगली बात समझ में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है, सर आप लोग तो दूर कैसे ले रही, केवल एक्सप्लेन करने के लिए, ये वाली रे यही है, लेकिन अपन को डेरिवेशन एक्सप्लेन करना है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा क्या ले रहे हैं, दूर ले रहे हैं, ताकि अपन जो भी यहाँ पे नोटेशन बनाए वो इजिली आप लोगों को क्या जाए, समझ में आ जाए। आगे बात समझ में, तो देखना आप लोग इस तरीके से इंसिडेंट होगा इधर, और जैसे इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने थोड़ी सी देर के लिए बोल दिया एम। अब फैक्टली नॉर्मल ढूंढेगा, ये वाली रे नॉर्मल ढूंढेगी। नॉर्मल आपको लोगों को कहां से मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन आप सरफेस पे डालोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। तो अगर ये एंगल आप लोगों के पास थीटा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थीटा से ही जाएगी परावर्तन के पश्चात। ऐसी कंडीशन पे थीटा से इधर लौट गई कि नहीं लौट गई आप लोगों के पास। तो जिस पॉइंट पर इसने ये कट करा, ये पॉइंट ही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, फोकस पॉइंट। तो अब इस रे के अब फैक्ट है कि इनके बीच में गैप है, ठीक। तो इसमें तो इनफाइनाइट रेज होंगी, और इनफाइनाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट होगी, और किस पॉइंट से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो ऐसी कंडीशन पर ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस। अब आप देखना, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल आपके पास कितना होगा, थीटा,
ठीक, जितने से आए उतने से जा रहे हैं। अब आप देखना इधर देखो, इधर गए इधर गए इधर गए, तो ये जेड बन रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आप देखना इधर जाओ और इधर जाओ, तो अब ये पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, तो ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहां से इधर की तरफ थोड़ा सा नीचे जाता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर लेता हूं, इसको मैंने परपेंडिकुलर ले लिया कितना n। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, तो सी एन को मैं क्या बोल सकता हूं इजीली CP, क्योंकि N और P एक दूसरे के ऊपर क्या है ओवरलैप, और इसी तरीके से FN को मैं क्या बोल सकता हूं FP। और आप सबको पता होता है कि C और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो कि नहीं बोलते, वक्रता त्रिज्या बोलते हो कि नहीं बोलते। अरे बात समझ आप लोगों को, तो अब आप देखना यहाँ पे। ठीक, अब मैं लेता हूं सबसे पहले एक ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल MNC, ठीक है ना, से फ्रॉम ट्राइंगल MNC। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, यहां पर आप लोगों को अगर मैं देखूं, ठीक, और एक ट्राइंगल में यहां पे लूंगा ट्राइंगल M एंड F से, फ्रॉम ट्राइंगल MNF। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल MNC, तो मैं यहां से tan थीटा कैलकुलेट कर लूं। क्यों tan थीटा, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस तो पता है ना। और देखो MN इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और मेरे पास बेस भी है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या करूंगा tan थीटा के पास जाऊंगा, और tan थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा MN अपॉन में आप लोगों के पास कितना हो जाएगा MN अपॉन में आप लोगों के पास हो जाएगा CN। और CN को मैं क्या लिख सकता हूं एक तरीके से, CN को लिख सकता हूं मैं MN अपॉन में CP। अगली बात समझे आप लोगों को। और आप सबको पता है कि जो रे ये पैराक्सियल रे, और पैराक्सियल रे के लिए आप लोगों के पास थीटा क्या होता है स्मॉल होता है, और अगर थीटा स्मॉल होता है तो याद करो tan थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो थीटा लिख सकते हो। अगली बस में, क्योंकि अपन tan थीटा और जो sin थीटा होता है इसको अपन इजीली क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा MN अपॉन में CP हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब आप देखना MNF, तो आप लोगों के पास यहां से tan 2 थीटा निकलेगा, और 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वही MN अपॉन में आप लोगों के पास कितना हो जाएगा FN, और FN को मैं क्या लिख सकता हूं MN अपॉन में FP लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों के पास अब 2 थीटा क्या है स्मॉल है, और 2 थीटा अगर आप लोगों के पास स्मॉल है तो मैं tan 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं 2 थीटा लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं। ऐसी कंडीशन पे 2 थीटा इक्वल टू अपन लोगों के पास हो जाएगा MN अपॉन में FP हो जाएगा कि नहीं जाएगा। थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा 2 इंटू MN अपॉन में CP इक्वल टू MN अपॉन में FP। MN से MN कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2CP इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में FP। तो ऐसी कंडीशन पे FP इक्वल टू हो जाएगा CP अपॉन में 2। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना CP, C से P तक ये कितना है आप लोगों के पास R है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ पे F इक्वल टू, मैंने मान लिया कि F और P के बीच का डिस्टेंस कितना है F, ठीक है ना, जो कि मेरे पास एक तरीके से क्या है फोकल लेंथ, जिसको मैं फोकस दूरी बोलता हूं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे F इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है आप लोगों के पास हाफ होती है। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक, देख लो इसको फटाफट से।